चलते हैं बच्चों, आज हम सेकेंड यूनिट की तरफ, जो कि नॉर्मली हमारी पूरी प्रोग्रामिंग बेस है। तो इस यूनिट पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा आप, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा लेक्चर नंबर 13 है सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर फर्स्ट, मतलब सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर का हम पार्ट फर्स्ट पढ़ रहे हैं आज। तो देखते हैं हम सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर होता क्या है। हमने 8085 का आर्किटेक्चर पढ़ा था। 8085 के आर्किटेक्चर में हमने बहुत सारी यूनिट्स पढ़ी थी, आपने देखा होगा। एएलयू पढ़ा था हमने, एएलयू के बाद हमने कंट्रोल यूनिट पढ़ी थी, कंट्रोल यूनिट के बाद हमने बसेस पढ़ी थी, फ्लैग रजिस्टर पढ़ा था हमने, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर पढ़े थे हमने, जनरल पर्पज रजिस्टर पढ़े थे हमने, एक्यूमुलेटर पढ़ा था हमने, टेम्पररी रजिस्टर पढ़ा था हमने, इंस्ट्रक्शन डिकोडर पढ़ा था हमने, इंटरप्ट कंट्रोल यूनिट पढ़ी थी हमने, टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट पढ़ी थी हमने, सीरियल इनपुट आउटपुट कंट्रोल यूनिट पढ़ी थी हमने, रजिस्टर पेयर्स पढ़े थे हमने, स्टैक पॉइंटर पढ़ा था, प्रोग्राम काउंटर पढ़ा था। बहुत सारी चीजें हमने उस आर्किटेक्चर में पढ़ी थी। पर क्या ये सारी जो यूनिट्स हमने पढ़ी थी आर्किटेक्चर में, क्या इन सारी यूनिटों का रोल प्रोग्रामिंग के अंदर होता है? नहीं, केवल इनमें से कुछ ही यूनिट्स का रोल हमारा यूजर प्रोग्रामिंग में यूज करता है। अब यूजर का मेन टास्क क्या है? अपना टास्क, अपना जो एम है उसको पूरा करना। जैसे उसका एम है 2 नंबरों को जोड़ना, तो यूजर 2 नंबरों को जोड़ना चाह रहा है, तो 2 नंबर जोड़ने के लिए वो क्या करता है? प्रोग्रामिंग करता है। अब प्रोग्रामिंग करने के लिए उसे उस आर्किटेक्चर में से कुछ पार्ट चाहिए होता है जिससे कि वो प्रोग्रामिंग कर सके, मतलब यूजर उन पार्टों को एक्सेस कर सके। देखो, यूजर के हाथ में एएलयू नहीं है, यूजर एएलयू को छू भी नहीं सकता। यूजर के हाथ में कंट्रोल यूनिट नहीं है, वो कंट्रोल यूनिट भी नहीं छू सकता। यूजर के पास में टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट का एक्सेस नहीं है। यूजर टेम्पररी रजिस्टर को नहीं छेड़ सकता, यूजर इंस्ट्रक्शन डिकोडर को नहीं छेड़ सकता। तो यूजर इन चीजों को नहीं छोड़ सकता। यूजर अपनी प्रोग्रामिंग के लिए जिन चीजों को एक्सेस कर सकता है वो यूनिट हमारी सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर कहलाती हैं। बात समझ में आ गया नहीं आया? मतलब जितनी भी यूनिट्स इंटरनल आर्किटेक्चर की हैं जिनको यूजर एक्सेस कर रहा है फॉर मशीन लेवल प्रोग्रामिंग और असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग, तो वो हमारी सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर में कहलाती है। मतलब यूजर उनको इंस्ट्रक्शंस लिख के एक्सेस करता है। उन यूनिट्स को, जो कुछ सिलेक्टेड यूनिट्स हैं उनको यूजर इंस्ट्रक्शंस लिख के एक्सेस करता है, वो यूनिट्सों को हम सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर की कैटेगरी में डालते हैं। जबकि इंटरनल आर्किटेक्चर में सब कुछ आ जाता है। बात यह है, मतलब इन यूनिट्स के जरिए यूजर आपका प्रोग्रामिंग करता है टू परफॉर्म द टास्क। यूजर प्रोग्रामिंग करता है टू परफॉर्म द टास्क। जैसे हम एक एग्जांपल देखते हैं, हमें 2 नंबर जोड़ने हैं। अब 2 नंबर जोड़ने के लिए यूजर ने इंस्ट्रक्शन लिखा MVI A 12H, MVI B 2H। ये 2 नंबर हमने A और B में ले लिए और उसके बाद यूजर ने ऐड इंस्ट्रक्शन लिख दिया। तो यहाँ पे आप देख रहे हो उसने A को यूज किया है, उसने B को यूज किया है। तो ये A और B एक रजिस्टर्स हैं, तो हम बोलेंगे जनरल पर्पज रजिस्टर हमारा सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर का पार्ट है क्योंकि यूजर ने इसको प्रोग्रामिंग में यूज किया है। क्लियर हुई बात? ये नहीं हुई बताइए? ठीक है, चलते हैं आगे। अब बात आती है हमारी किसकी? लेक्चर नंबर 13 के अंदर कि एक्यूमुलेटर और रजिस्टर हमने यहाँ पे टास्क के लिए यूज किया है, इसलिए यूजर इसको सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर में बोलेगा। रजिस्टर्स के अलावा एक्यूमुलेटर, प्रोग्राम काउंटर, स्टैक पॉइंटर, फ्लैग रजिस्टर, ये भी यूजर प्रोग्रामिंग में यूज करता है। तो दीज आर आल्सो कॉल्ड, आपका पार्ट कहलाते हैं अपने सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर के। ये सारे के सारे आपके पार्ट हैं सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर के, क्योंकि यूजर इनको प्रोग्रामिंग के थ्रू एक्सेस करता है, इंस्ट्रक्शन लिख के एक्सेस करता है। ठीक है, बात यह है यूजर इनके कंटेंट को चेंज भी कर सकता है, इसलिए इनको सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर में डाला गया है। अब हम करते हैं ये 8085 का जो माइक्रो प्रोसेसर का जो रजिस्टर्स है वो नॉर्मली इंटरनल डाटा ऑपरेशन में काम आता है। तो 8085 के प्रोग्रामिंग मॉडल में कौन कौन आते हैं? मतलब सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर में एक तो 6 रजिस्टर्स आ जाते हैं, 6 जनरल पर्पज रजिस्टर, एक एक्यूमुलेटर, फ्लैग रजिस्टर और प्रोग्राम काउंटर और स्टैक पॉइंटर। ये आपके 8085 के सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर में आते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं एक्यूमुलेटर की। एक्यूमुलेटर मैंने आपको बताया था 8085 में एक्यूमुलेटर सर्व संपन्न रजिस्टर कहलाता है। इसे कहते हैं सारे रजिस्टरों का ताका, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट रजिस्टर है। तो ये 8 बिट का रजिस्टर होता है। ये एक्सेस होता है यूजर के थ्रू इंस्ट्रक्शंस के जरिए। कौन सा इंस्ट्रक्शन? जैसे MVI A,
ठीक है। ऐड बी, इसमें रजिस्टर्स एक्यूमुलेटर्स को यूज होता है इंस्ट्रक्शंस के द्वारा। बाय डिफॉल्ट रजिस्टर कहलाता है। बाय डिफॉल्ट का मतलब है अगर आप कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेशन करना चाहते हो, नॉर्मली स्वैपिंग हो, एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, इंक्रीमेंट हो, तो नॉर्मली हम ये देखते हैं जो पहला ऑपरेंड है, पहला ऑपरेंड या दूसरा ऑपरेंड, दोनों ऑपरेंड में से कोई एक ऑपरेंड आपका एक्यूमुलेटर में स्टोर्ड होगा। और जब आप स्वैपिंग करते हैं तो ये आपका इंटरमीडिएट रजिस्टर की तरह भी काम आता है, ठीक है। दो लोकेशन से आपको डाटा ट्रांसफर करना है, दो लोकेशन पे आपको डाटा स्वैप कराना है, तो एक्यूमुलेटर ही एकमात्र जरिया है जो स्वैपिंग करा देगा, ठीक है। आउटपुट जो होता है एएलयू ऑपरेशन का, वो हर टाइम एग्जीक्यूट होने के बाद एक्यूमुलेटर में स्टोर होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन का आउटपुट एक्यूमुलेटर में ही स्टोर होता है, ठीक है। अब आती है डिनोटेड बाय ए, ये केवल ए से डिनोट होता है, ठीक है। ये एक सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर का पार्ट है क्योंकि अपन इसको इंस्ट्रक्शन के द्वारा एक्सेस कर रहे हैं, इसको हम प्रोग्रामिंग में यूज कर रहे हैं। जैसे कि एग्जांपल देखिए, MVI A20H, यहाँ पे हमने इंस्ट्रक्शन लिखा कि एक्यूमुलेटर में 20H डाल दो। LDA 2050 कि 2050 के एड्रेस पे जो डाटा पड़ा हुआ है उसको एक्यूमुलेटर में डाल दो। STA 2070, STA 2070 का मतलब है 2070 पे एक्यूमुलेटर का डाटा राइट कर दो, एक्यूमुलेटर से डाटा 2070 पे ले जाओ। तो यहाँ एक्यूमुलेटर ही एक जरिया है जो मेमोरी में डाटा को दे रहा है और दे रहा है, मेमोरी में डाटा को ले रहा है या मेमोरी से डाटा को दे रहा है, ये काम केवल एक्यूमुलेटर कर रहा है, इसलिए इसको बाय डिफॉल्ट बोला गया। MVI A12H, आप देख रहे हो पहला नंबर एक्यूमुलेटर में है, MVI B2H दूसरा नंबर बी में है, और दोनों को जोड़ दिया, तो दोनों को जोड़ने के बाद जो आंसर आया वो 14 आया, और ये 14 भी किसके अंदर स्टोर हुआ, एक्यूमुलेटर में स्टोर हुआ, ठीक है। तो हमने बोला कि हम दो नंबर जोड़ना चाहते हैं, 01 और 02, तो 01 को हम किस में लेंगे, एक्यूमुलेटर में, और 02 को हम किसी रजिस्टर में ले लेंगे। या यूं बोलो 01 को हमने एक्यूमुलेटर में ले लिया, 02 को हमने बी में ले लिया, और दोनों को जोड़ने के बाद में जो आंसर आया वो आउटपुट 3 आया, और जो कि एक्यूमुलेटर में स्टोर हुआ है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हम ए को प्रोग्रामिंग में ले रहे हैं, काम में ले रहे हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड, हमारा क्या कहलाता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर। और इसमें एक ऑपरेंड आपका स्टोर हो रहा है किसके अंदर, ए के अंदर, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड बाय डिफॉल्ट रजिस्टर, ठीक है। अब आती है जनरल पर्पस रजिस्टर की बात। जनरल पर्पस रजिस्टर और रजिस्टर पेयर्स, अगर हम बात करें जनरल पर्पस रजिस्टर, तो ये भी एक सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर का पार्ट है, क्योंकि ये भी प्रोग्रामिंग में काम आते हैं। हमको कोई भी काम करना हो, एएलयू ऑपरेशन करना हो, स्टोरिंग करना हो, स्वैपिंग करना हो, काउंटिंग करवाना हो, सॉर्टिंग करवाना हो, सारे इंस्ट्रक्शन में आपका रजिस्टर जो होता है जनरल पर्पस रजिस्टर यूज होता है। जनरल पर्पस रजिस्टर का काम क्या है, नॉर्मली 8 बिट डाटा या 16 बिट डाटा को टेम्पररी स्टोर करके रखना। टेम्पररी 8 बिट डाटा या 16 बिट के डाटा को स्टोर करने का काम आपका जनरल पर्पस रजिस्टर करता है। जैसे मान लो आपको 2 नंबर जोड़ने हैं, तो आपने अभी अभी पढ़ा एक्यूमुलेटर में एक नंबर तो चल जाएगा, पर दूसरा नंबर कहाँ लेंगे, तो दूसरा नंबर आप किसी जनरल पर्पस रजिस्टर में ले सकते हो। तो राइट हो गई। आप कभी कभी मेमोरी एड्रेस को स्पेसिफाई करने के लिए रजिस्टर पेयर का यूज करते हो, तो वो भी जनरल रजिस्टर के ही पेयर से बना है, ठीक है। अब बात आती है जनरल पर्पस रजिस्टर कौन कौन से हैं, 6 हैं, BCDEHL, ये सारे 8 बिट के रजिस्टर हैं, पर ये 16 बिट के भी बन सकते हैं अगर इनको पेयर में बना दे तो। बी के साथ सी का पेयर कर दे तो 16 बिट का रजिस्टर पेयर हो गया, डी के साथ ई का पेयर बना दो, एच के साथ एल का पेयर बना दो, ठीक है, रजिस्टर पेयर बन गए। अब इन रजिस्टर्स को हम स्क्रैच पैड रजिस्टर भी कहते हैं, जो कि टेम्परेरी डेटा और एड्रेस को स्टोर करने के काम आते हैं। जनरल पर्पस रजिस्टर स्टोर टेम्परेरी डेटा ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान टेम्परेरी डेटा को स्टोर करते हैं, और विच कैन आल्सो बी स्टोर्ड इन डिफरेंट एक्सेसिबल मेमोरी लोकेशन। क्लियर है। टेम्परेरी डेटा को स्टोर करते हैं तो उसके लिए बस एक्सेस की जरूरत है, तो मोर टाइम डाटा इज नीडेड। मान लो आपका जो डाटा है वो मेमोरी पे रखा हुआ है, अब मेमोरी से डाटा को उठाना है तो बस का एक्सेस होगा, और बस की अगर एक्सेस लोगे तो टाइम लगेगा। सपोज करो आप मान लो आपको ग्लूकोज चाहिए, अगर आपके शरीर के अंदर ही ग्लूकोज है तो ग्लूकोज आपको तुरंत मिल जाएगी, पर शरीर से बाहर से ग्लूकोज लोगे तो उस ग्लूकोज को जाने में और फिर घुलने में टाइम लगता है। तो एक्सटर्नल मेमोरी इंटरफेसिंग ज़्यादा टाइम लेती है एज कम्पेयर टू रजिस्टर के साथ जो है डाटा आप
जल्दी एक्सेस कर सकते हो। तो इसलिए मेमोरी में डाटा स्टोर करने की जगह हम क्या करते हैं, रजिस्टर में डाटा स्टोर कर देते हैं टेम्परेरी रूप में, जिससे कि टाइम भी कम लगे और एक्सेस भी हो जाए। ठीक है, अब आती है हमारी बात, यहाँ पे देखिए आप MBI A12H है, बी में हमने 2 दे दिया, तो यहाँ पे बी आपका जनरल पर्पस रजिस्टर है जो कि दूसरा ऑपरेंड स्टोर कर रहा है और आपका काम आ रहा है प्रोग्रामिंग के अंदर। अब बी का दूसरा रूल भी है, देखिए जनरल पर्पस रजिस्टर का दूसरा रूल क्या है, मान लो LXI H 2050 एक मेमोरी एड्रेस है जिसको हम पॉइंट आउट कर रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम मूव A, N, मतलब इस मेमोरी का डाटा एक्यूमुलेटर में डाल दिया। फिर हम करते हैं INX H, मतलब 2050 अब एक बढ़ के 2051 हो गया। अब 2051 हो गया, उसका डाटा हमने बी के अंदर हमने 9 डाल रखा है। ये एक काउंटर का काम कर रहा है, काउंटर का। हमारा मेन उद्देश्य क्या है, हम 10 नंबर एरे में जोड़ना चाहते हैं, हमने 10 नंबर एरे में जोड़ना चाहते हैं, वो 10 नंबर मेमोरी में स्टोर है। तो मेमोरी का स्टार्टिंग एड्रेस हमने यहाँ पे बता दिया 2050 का डाटा हमने ए में डाल दिया, अच्छी बात है। फिर हमने बी में काउंटर डाल दिया 09। अब हमने क्या कहा, INX H कर दिया, INX H करने के बाद में ऐड M कर दिया, मतलब अगली मेमोरी का डाटा जो कि 2051 है, 2051 का डाटा एक्यूमुलेटर के साथ जुड़ जाए, तो दोनों नंबर जुड़ गए। फिर हमने वापस मेमोरी बढ़ा दिया, मेमोरी बढ़ाने के बाद हमने काउंटर को घटा दिया। ये काउंटर को घटाने के बाद में हमने चेक करा कि क्या हमारा काउंटर 0 हो गया, नहीं हुआ तो वापस कूद जाओ ऊपर, मतलब हमारा एडिशन वापस चालू कर दो। तो इस तरीके से हमने देखा कि हमारा यहाँ पे जो जनरल पर्पस रजिस्टर है वो एक काउंटर की तरह काम कर रहा है और एक लूपिंग ऑपरेशन में काम आ रहा है। तो ये जनरल पर्पस रजिस्टर हमारा नॉर्मली प्रोग्रामिंग में लूपिंग का काम भी कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो बी एक्ट एज ए काउंटर हम यहाँ पे देख रहे हैं प्रोग्राम रजिस्टर में, बी जो है वो काउंटर का काम कर रहा है, लूपिंग का काम करवा रहा है हमारा। ये हमारा जनरल पर्पस रजिस्टर का यूज हो गया। अब आते हैं रजिस्टर पेयर्स। रजिस्टर मैंने बताया सारे रजिस्टर 8 बिट के थे, पर अगर हमको 16 बिट का एड्रेस या 16 बिट का डाटा स्टोर करना है तो इसको जोड़े में काम करवाते हैं BC, DE और HL में। ठीक है, तो हम इसमें टेम्परेरी स्टोर करते हैं एड्रेस को। नॉर्मली रजिस्टर पेयर को हम किस लिए यूज करते हैं, एड्रेस को स्टोर करवाने के लिए यूज करते हैं। तो रजिस्टर्स जो होते हैं वो नॉर्मली हम एड्रेस स्टोर करवाने के लिए यूज करते हैं। और दूसरा काम क्या है रजिस्टर पेयर का, दूसरा काम है रजिस्टर पेयर का 16 बिट के एडिशन करवाने में भी काम आता है। 16 बिट का एडिशन करवाने में भी हमारा रजिस्टर पेयर काम आता है। ठीक है, तो नॉर्मली 16 बिट के नंबर पे जब हमें कोई ऑपरेशन करना होता है, 16 बिट के नंबर पे कोई ऑपरेशन करना होता है तो हम क्या करते हैं, इस रजिस्टर पेयर को ही यूज करते हैं। अगला फायदा रजिस्टर पेयर का, जो HL के अंदर अगर आप कुछ भी डेटा डालोगे तो वो एक मेमोरी पॉइंटर की तरह काम करेगा। ये भी फायदा रजिस्टर पेयर का है। HL के अंदर कुछ भी डेटा डालोगे तो वो 16 बिट का नंबर जो HL में गया है वो एक मेमोरी पॉइंटर की तरह काम करता है, मतलब एक मेमोरी एड्रेस की तरह काम करता है। तो रजिस्टर पेयर को नॉर्मली टेम्परेरी 16 बिट के डेटा के लिए या टेम्परेरी एड्रेस के लिए स्टोर किया जाता है। अब देखिए हम क्यों यूज करें रजिस्टर पेयर। मान लो आप 16 बिट का नंबर स्वैप करना चाहते हो तो LXI B 2012, LXI D 2342। जैसे आपने XCHG लिखा तो BC में क्या था, BC में 2012 था और इसमें कितना था 2342। ये 2012 है, सॉरी ये 2012 है, तो 2342 तो आपका आ गया BC में और 2012 आपका कहाँ चला गया DE में। ये ठीक है, यहाँ पे ये 21 नहीं है, सॉरी 12 है, ये 21 नहीं है 12 है। मैं आपको दोबारा बता दूं कि आपने इंस्ट्रक्शन लिखा था BC के अंदर 2012 डाल दो और DE के अंदर 2342 डाल दो। BC के अंदर 2012 डाला तो 2012 आ गया, DE के अंदर 2342 डाला तो 2342 आ गया। एक्सचेंज करते ही 16 बिट के नंबर एक्सचेंज हो गए। ये रजिस्टर पेयर का फायदा है। ठीक है, एक इंस्ट्रक्शन से आपके 16 बिट के नंबर एक्सचेंज हो गए। मान लो आपको 16 बिट के नंबर जोड़ने हैं तो एक तरीका तो है कि एक एक रजिस्टर करके 16 बिट के नंबर जोड़ो आप, वो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। 16 बिट के नंबर जोड़ने के लिए एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन है डेड, जिसमें क्या करते हैं HL में एक डाटा ले लेते हैं 16 बिट का, दूसरा डाटा जो 16 बिट का है वो DE के अंदर ले लेते हैं और लिख देते हैं डेड D। डेड D का मतलब है HL के डाटा को DE के डाटा से जोड़ दे, तो हमारा आंसर जो आंसर आएगा वो HL में ही आएगा। जैसे HL में यहाँ पे 0102 है, DE में 0304 है, दोनों को जोड़ा तो आंसर आ गया 0406 जो कि HL में स्टोर हो गया। क्लियर है, तो ये भी आपका रजिस्टर पेयर का फायदा है।
तीसरा, मान लो आपको 10 नंबर कॉपी करने हैं, 10 नंबर कॉपी करने हैं 2050 से 2059 पे, 2050 से 2059 पे 10 नंबर कॉपी करने हैं, कहाँ पे? 3050 से 3059 तक। आपके 10 नंबर है 2050 से 2059 तक, उनको कॉपी करके 3050 से 3059 पे डालने हैं। तो आप क्या करोगे? सोर्स मेमोरी को इनिशियलाइज करोगे LXI H से, यहाँ पे डेस्टिनेशन मेमोरी को इनिशियलाइज करोगे LXI B से, फिर आप काउंटर लोगे आप MVI B09, MVI C B और C, MVI D ले लो आप। यहाँ काउंटर आपने क्या ले लिया? MVI D ले लिया, MVI D आपने काउंटर ले लिया। तो यहाँ पे STAXB करोगे। STAXB का मतलब है B और C के अंदर जो डाटा पड़ा हुआ है, इंस्ट्रक्शन हम पढ़ेंगे जब बाद में, B और C के अंदर जो डाटा पड़ा हुआ है उसको एक्यूमुलेटर में डाल दे। मतलब B और C के अंदर जो डाटा पड़ा हुआ है, B और C के अंदर जो डाटा पड़ा हुआ है उस एड्रेस पे एक्यूमुलेटर का डाटा डाल दे। ये कहलाता है STAXB। STAXB का मतलब मैं दोबारा बता रहा हूँ, एक्यूमुलेटर के अंदर जो डाटा पड़ा हुआ है वो B और C के अंदर जो एड्रेस पड़ा हुआ है, B और C के अंदर जो एड्रेस पड़ा हुआ है उस एड्रेस पे डाल दे। ये STAXB बोलता है। मूव A, क्या कहता है? जो सोर्स एड्रेस है उससे डाटा उठा के A पे डाल दे। तो मतलब सोर्स एड्रेस से उठाया आपने डाटा और एक्यूमुलेटर में डाल दिया, और फिर उस एक्यूमुलेटर के डाटा को आपने डेस्टिनेशन एड्रेस पे पहुंचा दिया, क्योंकि डेस्टिनेशन एड्रेस आपका B और C में पड़ा हुआ था। तो यहाँ पे आप रजिस्टर पेयर का यूज देख रहे हो, सोर्स एड्रेस और डेस्टिनेशन एड्रेस को रखने का काम आपका रजिस्टर पेयर कर रहा है। ठीक है, बात समझ में आ गई है नहीं आई? अब हमारा सवाल ये होता है कि जब हमारे पास जनरल पर्पस रजिस्टर 8 बिट का डाटा स्टोर कर सकते हैं, और अगर हमें 16 बिट का डाटा रजिस्टर पेयर में स्टोर करा रहे हैं, तो जब हमारा काम जनरल पर्पस रजिस्टर से हो सकता था तो रजिस्टर पेयर क्यों यूज करा हमने? तो रजिस्टर पेयर यूज करने का कारण देखिए आप। सबसे पहले मान लो आपको 16 बिट का नंबर स्टोर करना है। अगर 16 बिट का नंबर स्टोर करने के लिए आपको जनरल पर्पस रजिस्टर चाहिए, तो मान लो B के अंदर डाल दिया 20, C के अंदर डाल दिया 21, तो आपका हो गया 20-21। पर ये देखिए, पहला वाला इंस्ट्रक्शन 2 बाइट ले रहा है, दूसरा वाला इंस्ट्रक्शन भी 2 बाइट ले रहा है। ठीक है, टोटल हो गई 4। अगर हम इसी काम को रजिस्टर पेयर से करते हैं तो LXI B 20-21 लिख दो, B और C में 20-21 चल जाएंगे। पर यहाँ पे टोटल बाइट जो यूज हुई है वो केवल 3 हुई है, तो स्पेस बचाने के लिए रजिस्टर पेयर यूज हो गया। जबकि जनरल पर्पस रजिस्टर से अगर काम करा तो आपकी 4 बाइट लगी थी। पहला रीजन ये। मान लो आपको इंक्रीज और डिक्रीज करना है नंबर को, 16 बिट के नंबर को इंक्रीज और डिक्रीज करना है। तो ढंग से देखिए मेथड 1, मान लो B और C में आपका 21-22 है, 21-22 है। अब बढ़ा के अगर 16 बिट के नंबर को बढ़ाओगे तो आप C को बढ़ाओगे, केवल C को, तो 21-22 बढ़ के 21-23 हो गया। ठीक है, C को बढ़ाया जाए। पर अगर आपका नंबर नॉर्मली 21FF होता, 21FF, तो 21FF को बढ़ाने का मतलब है 2200। अब 2200 लाने के लिए आपको B को भी बढ़ाना पड़ेगा और C को भी बढ़ाना पड़ेगा। तो मतलब अब आपका मेथड बदल गया। पहले आपने केवल C को बढ़ाया था नंबर बढ़ाने के लिए, 16 बिट के नंबर को बढ़ाने के लिए C को बढ़ाया था, क्योंकि नंबर आपका 21-23 होना था। पर यहाँ पे आप देख रहे हो, आप 21FF मतलब FF00 बनेगा, 21-22 बनेगा। जैसे कहते हैं ना 99 के बाद 0 आ जाता है, तो वो 99 के बाद 100 आ जाता है, 99 के बाद 100 आ जाता है। तो आपको यहाँ पे देखना पड़ रहा है 21FF को बढ़ाना चाह रहे हो, 21FF को बढ़ाना चाह रहे हो, तो FF को बढ़ा के आपको क्या मिलेगा? 00, और 21 को बढ़ा के आपको क्या मिलेगा? 22। मतलब 21FF का बढ़ाने का मतलब है 2200 हो जाना, 2200 हो जाना। अपन को ये चाहिए, मतलब अपना आंसर क्या आना चाहिए? 21FF को बढ़ा के 2200 आना चाहिए। जबकि आप यहाँ देख रहे हो 2200 आपका एक ही सूरत में आ सकता है, जब 21 को 22 करो और FF को 00 करो। ये काम करने के लिए आपकी अप्रोच हो गई अब INRC INRB, मतलब मेथड बदल गया। पर अगर यही काम अगर अपन रजिस्टर पेयर से कहते, देखो LXI B में डाल दिया 21-22 और INX B लिख दिया, INX B अपना आप ही 21-23 कर देगा इसे। अब आप करते हैं 21FF की बात करते हैं, 21FF लिखेंगे और INX B लिख देंगे तो भी आपका 21FF सीधे 2200 हो जाएगा। आपका मेथड नहीं बदला, चाहे आपका नंबर 21FF से 2200 हुआ हो, चाहे 21-22 से
21-23 हुआ हो, आपका मेथड दोनों का सेम रहा रजिस्टर पेयर में, जबकि जनरल पर्पज रजिस्टर से जब ये काम करा था तो पहले आपने केवल INR-C करा था और अब की बार आपने INR-C और INR-B करा। तो जनरल पर्पज रजिस्टर में आपका मेथड चेंज हो गया अगर आपका 16 बिट का नंबर अलग है तो ठीक है। तो इस रीजन की वजह से आपने रजिस्टर पेयर को यूज किया। और कुछ इंस्ट्रक्शन जो हैं वो केवल रजिस्टर पेयर के लिए डिफाइंड है, केवल रजिस्टर पेयर के लिए डिफाइंड है, जैसे कि STAX, LDAX, XCHG, DAD, ये सारे इंस्ट्रक्शन केवल रजिस्टर पेयर के लिए डिफाइंड है। ठीक है, अब नोट कर लीजिए, एक बात नोट कर लीजिए, अगर जनरल पर्पज रजिस्टर में अगर आप कोई इंस्ट्रक्शन लिखते हैं तो वो केवल उसी रजिस्टर को अफेक्ट करता है जिसके लिए वो इंस्ट्रक्शन लिखा गया। जैसे आपने लिखा MBI B 20H, तो B के अंदर 20H डाल दो, ये केवल B को अफेक्ट करेगा। पर अगर आप रजिस्टर पेयर के लिए लिखोगे तो वो उसके जोड़े को अफेक्ट करता है। जैसे आपने लिखा LXI B 2045, LXI B 2045 का मतलब है B के अंदर 20 डाल दो, C के अंदर 45 डाल दो, तो यहाँ पे इसने B और C दोनों को अफेक्ट करें। तो रजिस्टर पेयर के लिए लिखा हुआ इंस्ट्रक्शन दोनों रजिस्टरों को अफेक्ट करता है जो जोड़े में है। थैंक यू।